हेलो क्लास 10th। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट बी सॉल्व करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नंबर 1, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये कथन किसका है? नंबर आ, महात्मा गांधी। नंबर बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर शा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर दा, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? नंबर आ, चावल। नंबर बा, मक्का। नंबर शा, सोयाबीन। नंबर दा, गेहूँ। तो क्या आ जाएगा? नंबर दा, गेहूँ। ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। और बाकी सब जो है आपकी किसकी फसलें आ जाएंगी? खरीफ की फसलें आ जाएंगी। नंबर 3, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? नंबर आ, 2 प्रकार के। नंबर बा, 3 प्रकार के। नंबर शा, 4 प्रकार के। नंबर दा, 5 प्रकार के। तो नंबर बा आ जाएगा 3 प्रकार के। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 4, साइमन कमीशन भारत कब आया था? नंबर आ, सन 1985। नंबर बा, सन 1926। नंबर शा, सन 1928। नंबर दा, सन 1927। तो आ जाएगा नंबर शा, सन 1928। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नंबर आ, भारत। नंबर बा, पाकिस्तान। नंबर शा, जापान। नंबर दा, बेल्जियम। तो नंबर दा, बेल्जियम आ जाएगा इसका आंसर। नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? नंबर आ, सन 1934। नंबर बा, सन 1935। नंबर शा, सन 1948। और नंबर दा, सन 1951। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर बा, 1 अप्रैल। इसमें एक डेट भी आप नोट कर सकते हैं, 1 अप्रैल सन 1935। यह है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की डेट। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भारतीय वन्यजीव अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, 1972, 1972। नंबर 2, भारतीय रेल परिवहन को खालिस्तान रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। तो भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। नंबर 3, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाला खालिस्तान थे, मतलब पहली जूट मिल लगाने वाले थे सेठ हुकुम चंद। नंबर 4, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नंबर 5, आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। नंबर 6, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है। तो मधुमक्खी पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। ए और बी, आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं। नंबर ए पे है आपका श्रीलंका गृह युद्ध का अंत, उसके सामने दिया है मैक्सिको सिटी। भारत छोड़ो आंदोलन, लोकतांत्रिक की सरकार, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र, ओलंपिक गेम 18 वर्ष, भारत में है 1942 और सार्वजनिक क्षेत्र 2009। तो श्रीलंका गृह युद्ध का अंत ये हुआ था 2009 पे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, मतलब चुनाव में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष है। ओलंपिक गेम मैक्सिको सिटी में, भारत में है लोकतांत्रिक सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारी मैच कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? तो बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम प्रगल्भों के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है। ये हमारा सेट सी में भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह आता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मतलब CPWD, इसको आप लिख सकते हैं। नंबर 3, IMF का पूरा नाम क्या है? तो IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन पे। तो आप या तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आंसर लिख सकते हैं या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिख सकते हैं, और इसका मुख्यालय याद रखेंगे वॉशिंगटन। नंबर 4, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है। तो ये कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है, ये कथन है सत्य। नंबर 2 जो है आपको यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, जो आपको सत्य सत्य में दिया है, बल्कि ये किस में होना था? आपका एक शब्द में होना था। जैसे कि क्या दिया है क्वेश्चन, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है बेगार। मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के, मतलब कि बिना तनख्वाह दिए, या फिर आप काम कर रहे हैं और उसके बदले सामने वाला यदि आपको कोई चीज़ नहीं देता है तो वो होता है बिना पारिश्रमिक के काम, और ऐसा काम कहलाता है बेगार। नंबर 3, रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था। ये है आपका असत्य। आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है। ये कथन है असत्य। नंबर 5, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है। तो किसी भी चीज़ की सफलता में अशिक्षा जो है वो बाधक होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। नंबर 6, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। सत्य। नंबर 6, जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? आंसर, जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। कहाँ से? जीवमंडल से प्राप्त होने वाले संसाधन, और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जिनमें लाइफ होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन और मत्स्य जीवन आदि, ये सब क्या है? जैव संसाधन हैं। आगे है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। देखिए, जैव में क्या थे? सजीव थे, और अजैव में रहेंगे निर्जीव। अजैव संसाधन कहलाते हैं जैसे चट्टानें और धातुएं। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो आंसर है इसका, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वो होता है सतत पोषणीय आर्थिक विकास। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। मतलब अपने भविष्य के लिए संसाधनों की रक्षा करे, यही है सतत पोषणीय विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन का आंसर, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा क्या होती है? मिट्टी जो होती है, मिट्टी की ऊपर की परत किसकी वजह से? पानी की वजह से या हवा की वजह से क्या हो जाती है? एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। यही होता है उसका कटाव या बहाव, और यही कहलाता है मृदा अपरदन। चलिए इसके और में हमें क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है, इसलिए हम इसके 2 ही पॉइंट
पढ़ेंगे। बाकी के यदि आपको लॉन्ग के लिए तैयारी करना है तो आप इसमें सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। नंबर फर्स्ट है, मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। नंबर 2, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट दिया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादन क्षेत्र को लिखिए। तो भारत की जो फसलें हैं मुख्य फसल और वो किस जगह पे होती है, ये हमें इसके आंसर पे लिखनी है। तो यह है भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है चावल, और चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों के तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। मतलब ये जो आपका ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इधर का जो एरिया आता है, इस तरफ पे ये उगाई जाती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। मतलब ये जो सघनता के कारण, किसकी, नहर और जाल, मतलब यहाँ पे बहुत सारी नहरें हैं और नहरों का जाल है और नलकूप है, मतलब पानी की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए इन क्षेत्रों पे चावल की फसल उगाई जाती है। इसके और में हमें पूछा है, गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है। आंसर देखेंगे, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब जहां पे लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ये खेती की जाती है, गहन जीविका कृषि। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पे किसी क्षेत्र पे यदि रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो रहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनकी खाने की समस्या ज़्यादा होगी, तो ऐसे क्षेत्रों पर गहन जीविका कृषि की जाती है। और इस खेती के अंदर रासायनिक निवेश किए जाते हैं, जैव रासायनिक निवेश किए जाते हैं और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उनको मिल सके। गहन कृषि के लक्षण, वर्ष भर में एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती है। मतलब एक फसल की कटाई होने पे फिर से दूसरी फसल उगाई जाती है। अच्छे बीजों का प्रयोग करने से अधिक उत्पादन होता है और गहनता में वृद्धि होती है। कृषि में यंत्रों के प्रयोग से कृषि संबंधी अनेक कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। आंसर देखेंगे, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। मतलब एक उद्योग पे दूसरा उद्योग निर्भर करता है। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन एवं एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। ये सब उद्योग हैं आधारभूत उद्योग। इसके और का क्वेश्चन है हमारे पास में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान लिखिए। आंसर है, औद्योगिक आयोग के अनुसार ईसा से पूर्व भी भारत एक औद्योगिक राष्ट्र था। भारत बहुत पहले से ही औद्योगिक राष्ट्र है। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी वस्त्र, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योग को भारी हानि हुई। तो कुटीर उद्योगों को यहाँ पे क्या हो गई, हानि हो गई। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता का अनुभव किया गया। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध उद्देश्य निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। नंबर 1, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर उन्नत होता है। नंबर 2, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। उद्योगों के विकास में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। अनुसंधान को बल मिलता है तथा तकनीकी विकसित होती है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की वृद्धि दर निम्न प्रकार से हुई है। तो ये आंसर हमारा थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इससे आप 2 मार्क्स के हिसाब से नोट कर सकते हैं। और यदि आपके पास में ये आंसर पहले से लिखा हो तो आप वहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और हमारे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक डले हुए हैं वहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डले हुए हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए इसके और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल भारत क्या है समझाइए। आंसर है डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। ये क्या है? भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है। और डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य IT भारतीय प्रतिभा प्लस IT सूचना प्रौद्योगिकी इक्वल IT मतलब कल का भारत, 3 IT, पहला भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी इक्वल होगा कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। यही है डिजिटल भारत। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में क्वेश्चन दिया है सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। तो हमें लिखना है सड़क परिवहन के 2 महत्व। आंसर है इसका अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। नंबर 2, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। नंबर 3, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजमार्ग से क्या आशय है? आंसर राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए, मतलब हर एक राज्य की एक राजधानी होती है, तो उन राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। तो ये PWD का फुल फॉर्म होता है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, चलिए इसके और में दिया हुआ है हमें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने के लिए 4 महाराज्य को, ये महाराज्य कहलाते हैं, कौन सा? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन सबको जोड़ने के लिए, दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लेन वाले महाराजमार्गों मतलब 4 लाइन वाले महाराजमार्गों को सड़क परियोजना प्रारंभ की। इससे 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा दूसरा 2 पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। तो 4 महानगरों को जोड़ने वाले के लिए 6 लेन राजमार्ग सड़क योजना चलाई गई, जिसमें 2 गलियारे हैं। पहला उत्तर दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और दूसरा पूर्व पश्चिम जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो यही है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। नंबर 12, आयात शुल्क किसे कहते हैं? आंसर है आयात शुल्क मतलब टैरिफ। किसी दूसरे, देखिए इंग्लिश में भी पूछ सकता है टैरिफ करके, तो आयात शुल्क जो है किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाना वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वह वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पे। तो आयात शुल्क क्या करता है? जो दूसरे देश से कोई चीज़ें अपने देश में आती है तो उसके लिए एक क्या लिया जाता है? आयात शुल्क लिया जाता है। और ये शुल्क किस किस जगह पे लिया जाता है? सीमा पर, मतलब बॉर्डर पे, बंदरगाह पे और हवाई अड्डों पर ये शुल्क लगता है। नंबर 12 के और में है गिरमिटिया मजदूर से किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है गिरमिटिया मजदूर जो है वो है औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था। मतलब
लोगों को काम दिलाने के लिए इन जगहों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। और उन्हीं मजदूरों को क्या कहने लगे? गिरमिटिया कहने लगे। उन्हें एक अनुबंध के तहत विदेशों में ले जाया जाता था। बाद में इसी अनुबंध को मजदूर गिरमिट कहने लगे। इसमें नियम होता था जिसके तहत उनको विदेश ले जाया जाता था और फिर इसको ही गिरमिट कहने लगा, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो इस अनुबंध को गिरमिट कहा जाने लगा और इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। जाबर कौन थे? जाबर, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते हैं। मतलब जाबर को ही मिस्त्री कहते हैं या सरदार कहते हैं। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जाबर रखते हैं। मतलब यदि जो उद्योगपतियों को मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके लिए एक जाबर रखते हैं। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता है। जाबर एक क्या होता है? पुराना व्यक्ति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईटी पॉल कौन था? तो ईटी पॉल कौन था? आंसर, वह एक लोकप्रिय म्यूज़िक कंपनी का प्रकाशक था। ये म्यूज़िक कंपनी का प्रकाशक था जिसने 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय का ऐलान किया गया था। मतलब ऊपर जो फ्रंट में जो था उसमें क्या लिखा था? नई सदी के उदय का इसने ऐलान किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पंचांग किसे कहते हैं? आंसर है, पंचांग का चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारियाँ देता है। वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। मतलब जो चांद सूरज की गतियों के बारे में बताए, ज्वार भाटा के समय के बताए या लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ दे, वही क्या कहलाता है? पंचांग कहलाता है। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, पांडुलिपियाँ क्या थीं? आंसर है, पांडुलिपियाँ का मुद्रण या छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम पांडुलिपियाँ थी। मुद्रण या छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम पांडुलिपियाँ थी। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पन्नों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। मुद्रण छपाई होती थी, लिखित ज्ञान का माध्यम था ये, और इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी क्षेत्रीय भाषाओं पे लिखे गए थे ये, और इसमें पन्ने जो थे वो हाथ से बने हुए कागज़ पे किए गई थी इसकी नकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चैप बुक से क्या आशय है? तो चैप बुक देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। मतलब जो किताबें किसके अंदर आ जाए? अपने जेब के अंदर आ जाए या पॉकेट पे आ जाए। ठीक है, इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय हुए। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। निरंकुशवाद से क्या आशय है? आंसर, निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सेवाएं होती थीं। ठीक है, यह है निरंकुशवाद। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सेवा क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर देखेंगे, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, संग्रहण, बैंकिंग आदि या तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां। मतलब जितनी भी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। मतलब तृतीय क्षेत्र गतिविधि के अंदर जितनी भी सेवाएं आती हैं वो सब सेवा क्षेत्र को परिभाषित करती हैं। जैसे परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, संग्रहण, बैंकिंग आदि। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है?
चलिए इसका आंसर है केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में, कितने जिलों में, 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम की ज़रूरत है, उन्हें सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। कम से कम 100 दिन तक तो उनको रोजगार मिलेगा। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यदि काम नहीं दे रही है तो उसके लिए क्या देगी, उसको भत्ता देगी, मतलब पैसा देगी। इस अधिनियम में उन कामों की को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो यही है मनरेगा। चलिए इसके और का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर देखते हैं। व्यापार अवरोधक क्या है? व्यापार अवरोधक आयात पर प्रतिबंध होता है। किस पे प्रतिबंध? आयात पे प्रतिबंध। जैसे आयात पर कर लगाना, मतलब उस पर टैक्स लगा दिया। दूसरा, व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए किया जाता है। मतलब व्यापार विदेशों से जो हो रहा है उसको नियमित करने के लिए ये अवरोध लगाया जाता है, ताकि विदेशों से आयात आवश्यकता के अनुसार किया जा सके। मतलब वो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं का आयात किया जाए, नहीं तो हमारे देश के अंदर ही व्यापार हो। यही कारण है कि व्यापार अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। इसके और का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? आंसर है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों से उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है, कंट्रोलिंग भी रखती है और उस पे स्वामित्व भी रखती है, मतलब अधिकार भी रखती है। ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। चलिए जैव विविधता का आंसर है, जैव विविधता वनस्पति और वन्य जीवों एवं मानव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब ही होता है कि बहुत सारे इनके प्रकार होना, अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के कारण मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। जैव विविधता के कारण ही क्या होता है, इनको अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो पाती हैं। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। आंसर है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो भारत में वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जिसका पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन होते हैं देश के आधे भाग से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहां तक वन और अन्य वन प्राणियों को संरक्षण की बात है। आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। नंबर 2 है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा की जाती है। नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। मतलब संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल और राज्य सरकार दोनों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसे प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। मतलब किसी एक को ही पूरे अधिकार नहीं देते हैं, एक के बिना दूसरा जो है वो इनका उपयोग नहीं कर सकता है, इनमें कानून नहीं बना सकता है या इन पे शासन नहीं चला सकता है। ये व्यवस्था होती है संघीय शासन व्यवस्था। इसमें और में दिया है केंद्र सरकार
केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है, समझाइए। तो इसका आंसर देखते हैं, केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन। चलिए इसका आंसर है, ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। नंबर पहली संघ सूची, नंबर 2 राज्य और तीसरी समवर्तीय। तो संघ सूची क्या है? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में शामिल विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। दूसरा राज्य सूची, इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। नंबर 3 है समवर्ती सूची, इस सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय में जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी जिम्मेदारी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्व सहायता समूह किन चीज़ों के लिए ऋण देता है? चलिए, तो जो स्व सहायता समूह होते हैं वो होते हैं कैसे? जैसे कि छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। तो स्व सहायता समूह इसलिए कर्ज देता है। चलिए आगे है हमारा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस क्वेश्चन को हमने सेट नंबर सी पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे देख लेंगे। ये देखिए, ये इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। आंसर है असहयोग आंदोलन के कारण नंबर 1 है आर्थिक कारण, नंबर 2 सरकार की दमनकारी नीति, नंबर 3 प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव और नंबर 4 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से निराशा। तो नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम, आर्थिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद वस्तुओं का अभाव, मूल्यों में वृद्धि, कालाबाजारी, करों में वृद्धि आदि के कारण जनसाधारण को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। इस समय अकाल और महामारी के कारण असंतोष बढ़ता गया, परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय हो उठा। नंबर 2 है सरकार की दमनकारी नीति। सरकार की दमनकारी नीति जनता में असंतोष एवं विद्रोह की भावना फैला दी। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, प्रेस एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट आदि बनाए गए थे। क्रांतिकारियों को काला पानी, आजीवन कारावास और फांसी और फांसी की सज़ा दी जा रही थी। इससे जनता का आक्रोश ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ता गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। नंबर 3 प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत के प्रभाव के कारण चीन, भारत आदि देशों में राष्ट्रीयता की लहर आई। कांग्रेस अंग्रेजी सरकार से आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल गया। नंबर 4 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से निराशा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना प्रकाशित किया गया। इस योजना ने भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने इस सुधार को अपूर्ण, असंतोषजनक और निराशापूर्ण कहकर इसकी आलोचना की। इसके बाद उन्होंने असहयोग की नीति को अपनाया। चलिए इसके और का देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझाइए। आंसर रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया।
विरोध में पूरे देश ने आवाज़ उठाई। पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में लाठीचार्ज भी करवाया और गोली भी चलवाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नगर एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने भी भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा 2000 के लगभग घायल हो गए। जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर है राजनीतिक दलों के 5 कार्य। नंबर 1, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार। दूसरा, राजनीतिक दल देश के कानून के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विधायिका के सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। नंबर 3, चुनावों में बहुल मिलने पर राजनीतिक दल सरकार का गठन करते हैं। नंबर 4, चुनाव में हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। नंबर 5, राजनीतिक दल जनता के समक्ष अपना जनमत तैयार करते हैं। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली कोई 4 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार से हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, मतलब यहाँ पे तांत्रिक प्रणाली है। तो क्या होता है, भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से संगठनिक बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ ही नेताओं के पास असली ताकत होती है, इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। नंबर 2, वंशवाद की चुनौती। दलों के जो नेता हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। नंबर 3, धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, उसके लिए वे हर तरीका अपना सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। नंबर 4, विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर हो। कुछ वर्षों से दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ बनाना चाहते हैं, उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित लौह अयस्क केंद्रों को दर्शाइए। नंबर 1 है गोवा, नंबर 2 है कद्रेमुख, नंबर 3 है बेलाडीला और नंबर 4 है मयूरभंज। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने इनको शो किया हुआ है। नंबर देखिए कद्रेमुख यहाँ पर है, ठीक है, ये हाईलाइट किया हुआ है हमने। नंबर 2 है आपका बेलाडीला, ये यहाँ पर है। नंबर 3 है आपका गोवा, ये देखिए हमने यहाँ पर गोवा ये दिखाया हुआ है एरो लगाकर। और नंबर 4 है मयूरभंज। तो यहाँ के जो मैप में जो आपको दिया है लौह अयस्क का, इसके लिए हम एक वीडियो आपको बना देंगे जिसमें हम सारे लौह अयस्क खनिज वगैरह सब आपको दिखा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके और का क्वेश्चन। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों के स्थानों को दर्शाइए। पहला है काकरापारा परमाणु संयंत्र, दूसरा है रावतभाटा परमाणु संयंत्र, तीसरा है कलपक्कम परमाणु संयंत्र और चौथा है नरोरा परमाणु संयंत्र। चलिए इसके आंसर्स हम देखते हैं। इसके देखिए यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। पहला है काकरापारा, ये आपका काकरापारा क्या है, फिर कलपक्कम ये आपको दिया हुआ है, रावतभाटा और ये है नरोरा। तो चलिए यहाँ पे हमारे ये पूरे 23 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और हम आपको बता दें कि हम मैप के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक डले हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।